हेलो बच्चों, मैं नेहा विश्वकर्मा आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी में थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट में स्टीम का यूज़ करके टरबाइन रोटेट करी जाती है। स्टीम से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर से टरबाइन रोटेट होती है। तो ये स्टीम कहाँ से प्रोड्यूस होती है? थर्मल पावर प्लांट में स्टीम प्रोड्यूस होती है कोल के कंबंशन से, और ये जो हीट एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी जिससे कि टरबाइन रोटेट होती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से यदि कोई हमसे पूछे व्हाट इज़ अ थर्मल पावर प्लांट, तो हमारा आंसर होगा अ पावर प्लांट which uses heat energy to generate electricity is called a thermal power plant. This heat energy is produced by burning of fossil fuels. Burning of fossil fuels produces steam to run turbines. आइए देखते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। इसमें सबसे पहले आता है फर्नेस, जिसमें कि कोल को बर्न किया जाता है। फर्नेस को अगर हम साधारण भाषा में बोले तो ये भट्टी की तरह होता है जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में कोल को बर्न किया जाता है जिससे कि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट का यूज़ करके बॉयलर में जो पानी भरा होता है उसको बॉईल करा जाता है, और उस पानी के बॉईल होने से स्टीम क्रिएट होती है। ये स्टीम जो होती है इसके प्रेशर से टरबाइन रोटेट होती है। आप देखेंगे यह एक डायग्राम बना है जिसमें ऊपर से नोज़ल से हाई वेलोसिटी स्टीम इस टरबाइन के ब्लेड पर पड़ रही है, जिस वजह से ये जो टरबाइन है वो रोटेट करने लगेगी। अब इस हॉट स्टीम को ठंडा करने के लिए हमारे पास कंडेंसर होता है। कंडेंसर में ये हॉट वाटर या हॉट स्टीम अंदर आती है, साथ ही इसमें एयर इनलेट होते हैं जिससे ठंडी हवा भी अंदर आती है। ये ठंडी हवा उस हॉट स्टीम को ठंडा करती है और उसको ठंडे पानी में कन्वर्ट कर देती है। फिफ्थ कंपोनेंट होता है इसमें अल्टरनेटर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। जैसे कि आपने पहले देखा कि जो हाई वेलोसिटी स्टीम है या हॉट स्टीम है उससे टरबाइन रोटेट होती है। ये जो टरबाइन होती है ये अल्टरनेटर में लगी हुई कॉइल को रोटेट करती है, और इस कॉइल के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसको स्टोर करने के लिए पावर हाउस होता है, और ये पावर हाउस इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करा जाता है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफार्मर के थ्रू, और जब इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में तब आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, या इसको कहते हैं हम 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है। आइए इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ हम फिर से स्टडी करते हैं। आप देखेंगे इस डायग्राम में एक स्टैक बना हुआ है। इस स्टैक में कोल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है। इस कोल को बर्न करने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट बॉयलर में आ रही है। बॉयलर में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को गर्म कर रही है, और उस पानी के गर्म होने से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है या जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम बहुत हाई वेलोसिटी की स्टीम है, और ये हॉट हाई वेलोसिटी स्टीम टरबाइन में जा रही है जो कि टरबाइन को रोटेट कर रही है। टरबाइन कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है ये ट्रांसफार्मर से या ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है जहाँ से ये सभी जगहों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। साथ ही आप देखेंगे टरबाइन जो है वो कंडेंसर से कनेक्टेड है, और ये कंडेंसर एक कूलिंग टावर से कनेक्टेड है। कंडेंसर में जो टरबाइन का अब हॉट स्टीम आ रही है उस हॉट स्टीम को कूलिंग टावर में भेजा जा रहा है, तथा कूलिंग टावर में ये ठंडा होकर कोल्ड वाटर में कन्वर्ट होकर वापस कंडेंसर में आ रहा है, और फिर इस ठंडे पानी को फीड वाटर पंप के द्वारा बॉयलर में दोबारा भरा जा रहा है। तो इस तरह आपने देखा कि किस प्रकार कोल या फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। आइए अब हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इसमें पहला है लो इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इस थर्मल पावर प्लांट को जो सेटअप करने की जो कॉस्ट होती है इनिशियली वो बहुत कम होती है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि इसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है ये बहुत चीप है, यानी कि सस्ता है।
थर्मल पावर प्लांट यूजुअली उन्हीं जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर कोल माइनिंग होती है. सिंस दे आर लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, the cost of transmission and the losses due to the transmission are considerably reduced. Now let us see what are the disadvantages of thermal power plant. First one is the fuel is a non-renewable source of energy. हम सबको पता है कि कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो यदि ये एक बार ख़त्म हो गया हमारी अर्थ से तो इसको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. सेकेंड है कि जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है. इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल से किस तरह एयर पॉल्यूशन होता है. और तीसरा पॉइंट है कि इन थर्मल पावर प्लांट्स की जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स है. तो एक बार जब इस पावर प्लांट को सेटअप कर दिया गया तो उसके 25 सालों तक तो ये ठीक ठाक चलेगा, लेकिन उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरह से हमने अभी समझा थर्मल पावर प्लांट को और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. आइए आगे हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय रोटेटिंग द टरबाइन. दिस मैकेनिकल एनर्जी इज़ देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ हाइड्रो पावर प्लांट, तो आपका आंसर होगा हाइड्रो पावर प्लांट कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अ टरबाइन कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी. Then a generator converts the mechanical energy from the turbine into electrical energy. Now we will see what are the main components of a hydropower plant. The first main component of a hydropower plant is a water reservoir or dam. हमें हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए एक डैम की आवश्यकता होती है. ये डैम नदियों पर बनाए जाते हैं. इसके लिए ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन चूज़ करी जाती है जहाँ पर 3 साइड से पहाड़ घिरा हो और एक साइड से नदी का फ्लो हो. तो उस एक साइड पर एक बहुत ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाकर उस नदी के पानी को रोका जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस जगह पर पानी भरा जा सके. सेकेंड मेन कंपोनेंट होता है हाइड्रो पावर प्लांट में पेन स्टॉक. द पेन स्टॉक इज़ द लॉन्ग पाइप और द शाफ्ट दैट कैरीज द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रिजर्वियर टुवर्ड्स द पावर जनरेशन यूनिट. The water in the penstock possesses kinetic energy due to its motion and potential energy due to its height. Third component is turbine. Fourth is alternator or electricity generator. And fifth is transformer, powerhouse and transmission lines. आइए अब हम इन सबको एक साथ देखते हैं. इनसाइड अ हाइड्रो पावर प्लांट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वियर है जहाँ से कंट्रोल गेट के थ्रू पानी पेन स्टॉक में आ रहा है. पेन स्टॉक में जो पानी आ रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाइट डिफरेंस. पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा है जिसमें उससे पानी का बहाव बहुत तेज है. इस पानी के काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रोटेट हो रही है. ये जो टरबाइन है कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक जनरेटर से और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. ये जनरेटर कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर और पावर हाउस से, और ये पावर हाउस फर्दर कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन से, जिससे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. पेन स्टॉक से जो पानी आता है वो टरबाइन रोटेट करने के बाद में आउटफ्लो के थ्रू बाहर निकल जाता है. अभी हमने पढ़ा हाइड्रो पावर प्लांट की फंक्शनिंग के बारे में. आगे हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस. फर्स्ट वन इज़ दैट इट डज़ नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. डायरेक्टली तो कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता हाइड्रो पावर प्लांट से, बट इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है, जिसको हम इसके डिसएडवांटेजेस में देखेंगे. सेकेंड है फ्लोइंग वाटर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट्स फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. अर्थात जो बचा हुआ पानी रहता है उसका यूज़ हम खेती के लिए भी कर सकते हैं. आइए अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अ वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ह्यूमन सेटलमेंट्स गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ रिजर्वियर फॉर्म्ड बाय द डैम. अर्थात बहुत बड़ा एरिया जो होता है एग्रीकल्चरल लैंड का, और उस लैंड में जो वास्ट वैरायटी है फ्लोरा और फौना, मतलब जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी उस पानी के नीचे दब जाते हैं. डैम बनाने से नदी का पानी एक ही जगह पर रुक जाता है और उस जगह पर आसपास जितना भी जंगल था या खेती थी वो सब उस पानी के नीचे दब जाती है. इस तरह से
लार्ज इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो वेजिटेशन है दैट सबमर्ज्ड अंडर वाटर रॉट्स अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। अर्थात ये जो वेजिटेशन था, मतलब जो भी जीव जंतु थे या पेड़ पौधे थे, जब ये पानी के अंदर दब गए तो उन्होंने सड़ना शुरू करा, और सड़ना शुरू करा ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिससे कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई। हम जानते हैं कि मीथेन गैस जो है ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगी तो इससे भी आगे चलकर ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है कि इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्टरी रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। भाई डैम बनाने के लिए कई सारे गांव को खाली करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी खेती किसानी छोड़ के दूसरी जगह रहने जाते हैं। तो ऐसे में कई लोग इसका प्रोटेस्ट भी करते हैं, और उन्हें जो कंपनसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी उन्हें कई बार सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, साथ ही हमने थर्मल पावर प्लांट को भी समझा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में, साथ ही हम पढ़ेंगे सोलर कुकर और बायोगैस प्लांट। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।